आज मैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना इसके तीसरे भाग में हम लोग देखेंगे कि किस तरह महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था चल रही थी। पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था थी किस तरह महायुद्धों के समय चेंज हुई। पहले ये महायुद्ध कभी नहीं हुई, सिर्फ कुछ देशों के बीच लड़े जाते थे, लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन के चलते सारा देश है इसके चपेट में आ गए। विश्व के लगभग सभी देश इसके चपेट में आ गए। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो मुख्यतः कहाँ, यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसका असर जो था सारे विश्व पे पड़ा। वो देखते हैं हम लोग किस तरह युद्धकालीन रूपांतर में हम लोग देखते हैं कि दो राष्ट्र मतलब दो गुटों के बीच राष्ट्र बटे हुए थे। एक मित्र राष्ट्र थे और एक केंद्रीय शक्तियां थी। मित्र राष्ट्र में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और जो केंद्रीय शक्तियां थी उसमें कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की। ये अलग अलग दोनों दो गुट में बट के लड़ाई हो रही थी इनकी। और इसमें जो सोचा गया था कि अगस्त जो 1914 में ईस्वी में लड़ाई शुरू हुई, तो लगा चलो क्रिसमस या दिसंबर में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन ये लड़ाई लगभग 4 सालों तक चली। और इसमें बहुत ज्यादा ये पहला ये आधुनिक युद्ध था जिसमें आधुनिक मशीन गनों का, युद्ध टैंकों का और साथ साथ ही हवाई जहाजों का, रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया गया। तो एक बहुत ही आधुनिक तरह का युद्ध था, क्योंकि ये पहले ऐसी लड़ाई कभी नहीं लड़ी गई। तो और इसमें लगभग कितने 90 लाख लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हो गए। और इसमें जब इतने लोग घायल और मारे गए तो क्या हुआ, जो सारे लड़ाई में लड़ने जाते थे ये बच्चे और बूढ़े तो होते नहीं थे, ये जवान कामकाजी लोग होते थे। तो इससे क्या हुआ कि सामाजिक स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया। अब कामकाजी लोग मिलने नहीं लग गए, उद्योग में कामकाज सारे के सारे सेना में जाने के कारण अधिकतर लोग, अब महिलाएं मोर्चे पे निकल गई। महिलाएं जो अब तक घरेलू कामकाज तक ही सीमित थी, इसके बाद महिलाएं बाहर काम के लिए जाने लगी, उद्योगों में काम के लिए निकलने लग गई। उसमें हम देखते हैं कि इसमें उद्योगों का पुनर्गठन में जब महिलाएं आई और साथ ही साथ ब्रिटेन को अमेरिकी जो बैंक थे और अमेरिकी जनता से बहुत सारे कर्जे लेने पड़े। इस कारण अमेरिकी जनता और बैंकों से कर्ज लेने के कारण ब्रिटेन में बहुत भारी कर्ज से वो दब गया। उसके बाद देखते हैं हम युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद क्या सुधार हुआ? युद्ध के बाद सुधार हुआ कि इसमें पहले ब्रिटेन जो था वो सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा उपनिवेश थे। लेकिन इसमें भारी कर्जे के कारण, युद्ध के कारण इन्हें भारी कर्जा लेना पड़ा। तो इसके कारण क्या हो गई, मांग, उत्पादन, मांग, इस सब में क्या हो गया, बहुत ज्यादा उछाल आने लगा, क्योंकि हथियारों की जरूरत होने लगी, रासायनिक उर्वरकों की जरूरत, मतलब ये की जरूरत होने लगी। तो इससे क्या हुआ, उत्पादन, मांग, रोजगार सब में वृद्धि हुई। साथ ही साथ 1921 ईस्वी में जब युद्ध खत्म हुआ तो लगभग हर एक 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बेरोजगार रहता था। युद्ध के कारण के दौरान जो क्या हुआ, पूर्वी यूरोप में अधिकतर गेहूं की खेती होती थी, क्योंकि वो ज्यादा कृषि प्रधान देश है पूर्वी यूरोप का। तो लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में गेहूं की उपज में वृद्धि होने लग गई। तो इस तरह से क्या हुआ, हम देखते हैं कि हर एक तरह से कृषि का और औद्योगिक दोनों तरह की अर्थव्यवस्था में चेंज आया। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग होने लगा। इसमें 1920 के दशक में अमेरिका में एक नए चीज का प्रचलन हुआ, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में बृहद पैमाने पर उत्पादन, कोई चीज बल्क में प्रोडक्शन करना, यानी कि 1-2 चीज नहीं निकाल करके बहुत सारे अमाउंट पे निकालना। तो इसके प्रणेता कौन थे? हेनरी फोर्ड थे। आपने फोर्ड कार का नाम तो सुना ही होगा। तो ये हेनरी फोर्ड जो अमेरिका के थे, ये इसके प्रणेता थे। इनका आइडिया इनको कहाँ से आया? ये शिकागो में एक बूचड़खाने अर्थात जहाँ पे मरे हुए पशु को उससे मीट निकाला जाता है, तो उसको एक जो है असेंबली लाइन पे उस पर लिटा दिया जाता था, और एक कोने में जहाँ उसको लिटाया जाता था दूसरे कोने में मीट उससे निकल जाता था। तो ये तरीका उन्हें बहुत ज्यादा भाया। उन्होंने सोचा कि कार बनाने में भी, इसके पुर्जों को असेंबल करने में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने इसको इनोवेशन के रूप में लिया और टी मॉडल कारों का सर्वप्रथम उत्पादन किया, और हर एक 3 मिनट में एक कार तैयार हो जाती थी। लेकिन ये जो कार तैयार होती थी तो इस कारण मतलब मजदूरों को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता था, एक भी मिनट वो आराम नहीं कर सकते थे। इस कारण बहुत से मजदूर जो थे वो हताश होकर के नौकरी छोड़ के जाने लग गए। तो इसका भी सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। क्या निकाला कि 1914 ईस्वी में इन्होंने
वेतन का क्या किया, दुगना, प्रतिदिन उनको $5 देने लग गए। तो इस तरह वेतन जब वृद्धि हुई तो फिर मजदूर फिर से रुकने लग गया। 1919 में लगभग 20 लाख जो कार प्रतिवर्ष बनती थी, 1929 आते आते ये कितनी बनने लग गई, 50 लाख प्रतिवर्ष बनने लग गई। इसी साथ उपभोक्ता कंज्यूमर ड्यूरेबल चीजों की भी बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई जब मजदूरों के पास पैसा आने लगा, क्योंकि उन्होंने पैसा भी बढ़ा दिया था। तो पैसा आने लगा तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन वगैरह इन सब की भी मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और ये किस विधि से खरीदे जाते थे, हायर परचेज, जो आजकल हमारे इंडिया में चल रहा है वो 100 वर्ष पहले अमेरिका में चलता था। ये हायर परचेज यानी कि किस्तों पे, साप्ताहिक किस्त का भुगतान करे या फिर मासिक रूप से किस्त का भुगतान करे, किस्तों में लोग सामान खरीदने लग गए। उसके साथ साथ 1920 के दशक में इसमें आवास निर्माण भी होने लगा, क्योंकि मजदूरों के पास अब पैसा आने लगा तो वो घर भी बनाने लग गए लोग। तो इसमें क्या हो गया, इसमें निवेश होने से बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में उछाल आया। 1923 में अमेरिका से फिर से जब इसके पास पैसा आने लगा अमेरिका के पास, तो शेष विश्व को फिर से क्या करने लगा, पूंजी का निर्यात करने लगा। पहले भी ये पूंजी निर्यात करता था और ये उसके बाद भी पूंजी निर्यात करने लगा। लेकिन ये सब कुछ ही दिनों के लिए 5-6 वर्ष तक तो बहुत अच्छी तरह चलती रही। लेकिन ये महामंदी आई, महामंदी भी पहले कभी नहीं आई थी, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की देन थी। महामंदी आई, इस आर्थिक महामंदी की शुरुआत इस कब हुई, 1930 के दशक में। 1929 में ऐसे महामंदी को माना जाता है, लेकिन इसमें उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार आदि में भयानक गिरावट आई। मतलब क्योंकि युद्ध के कारण तो अर्थव्यवस्था संभली थी, लेकिन किसी भी चीज का एक एक्सट्रीम होता है, उसके बाद फिर ये क्या हो गई, इसमें भयानक गिरावट आने लग गई। इसके क्या क्या कारण थे, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अब जो पूर्वी यूरोप युद्ध के बाद वहां भी उत्पादन फिर से होने लगा, तो बम्पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी गेहूं का उत्पादन काफी होने लगा। तो अति उत्पादन के कारण क्या हो गया, अब इनकी कीमतें गिर गई। तो अब क्या हो गया, किसान जो थे उनको मूल्य नहीं मिलने लगा, वो बहुत गरीब हो गए, कर्जे में डूब गए। तो इस कारण ये मंदी आ गई। उसके बाद 1920 के दशक में अमेरिका के बहुत से देशों ने कर्जे जो लिए हुए थे अमेरिका से, और तो वो 1928 के पहले छमाही में लगभग 1 अरब कर्जे अमेरिका से लिए हुए थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि वहाँ की जो यूरोप की बैंकिंग व्यवस्था धाराशायी होने लग गई, तो यहाँ पे 1933 ईस्वी तक आते आते लगभग 4000 बैंक बंद हो चुके थे अमेरिका में, और लगभग 1,10,000 कंपनियां बर्बाद हो चुकी थी। इस तरह उन्हें बहुत ज्यादा महामंदी आ गई। तो इतनी कंपनियां जब बंद हो रही, बैंक बंद हो रहे, तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और लेकिन फिर 1935 आते आते ये रिसेशन या मंदी में फिर सुधार आने लग गया। उसके बाद हम देखते हैं भारत, हमारे देश पे इसका क्या असर पड़ा, भारत और महामंदी। तो 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत में ही बन चुकी थी, यानी कि शुरुआत में ये भारतीय लोग भी वैश्विक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में आ चुके थे। तो औपनिवेशिक भारत में जो मुख्यतः क्या हो गया था, पहले तो था कि हर तरह के माल का निर्यात करता था, लेकिन औपनिवेशिक भारत में तैयार मालों का सिर्फ आयात करने लग गया। हरे बने बनाए ब्रिटेन से कपड़े और हर तैयार चीजों का ही सिर्फ आयात करने लग गया, और कृषि वस्तुओं का निर्यात करने लग गया। कच्चे माल जैसे कपास है, गेहूं है, चावल है, चाय है, इसका निर्यात करने लग गया। और ये गेहूं की कीमत अभी क्या हो गई थी, 50% तक गिर गई। साथ ही साथ जो पटसन थी, बंगाल वगैरह के एरिया में उपजाई जाती थी, उसके बोड़े की भी मांग, उससे जो बोड़े बनाए जाते हैं उसकी भी मांग घट गई। तो इसके भी उत्पादन में लगभग 60% की गिरावट आ गई इसकी कीमत में, पटसन की कीमत में। इस तरह पूरे देश के काश्तकार बहुत ही बुरी तरह से मतलब गरीबी में आ गए। और इसमें ज्यादा असर किनको पड़ा, जो निर्यातक से मालों को, जैसे कि जूट, पटसन वगैरह, कपास वगैरह, इन सब के किसानों पर ज्यादा असर पड़ा। शहरी क्षेत्र में क्योंकि हमारे यहाँ भी उद्योग, टाटा वगैरह कुछ कंपनियां स्थापित होने लग गई थी, तो हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में इतना बुरा हाल नहीं था जितना गाँव के किसानों का हाल बहुत ज्यादा बुरा था। लेकिन इससे क्या हुआ, लोग अपनी जो सोने के गहने हैं, मकान है, ये सबको क्या करने लगे, गिरवी रखने लगे। और वो जो क्योंकि लगान सरकार कम नहीं कर रही थी, ब्रिटिश सरकार, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे सोने हैं वो विदेश जाने लग गए। ब्रिटेन अपना कर्जा चुकाने के लिए हमारे सोने को उसको ये मतलब उपयोग करने लग गया। तो इस तरह से केन्स जो थे, हम अर्थशास्त्र में इनका बहुत ज़्यादा नाम है केन्स का। तो केन्स ने भी ये बात कही कि भारत के जो सोने हैं या फिर जो कीमती धातुएं हैं
उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में को उबारने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। यानी कि हमारे यहाँ के सोने से ब्रिटेन ने अपनी स्थिति अच्छी कर ली थी। और इसमें उद्योगों में भी कुछ अच्छा ही असर पड़ा। राष्ट्रवादी खेमे के लोग चाहते थे कि आयातित मालों पर सीमा शुल्क लगाया जाए, तो सीमा शुल्क बढ़ाने के चलते औद्योगिक निवेश में भी तेजी से वृद्धि हुई। इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से युद्ध और महामंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा। अगले भाग में इसे और भी देखेंगे।